मैं रातों रात बच्ची को लेकर भाग गया, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी सीईओ पत्नी मेरे पीछे आ पहुंची। मैं अभी सोकर उठा ही था कि लियू रुयान ने दरवाजा लात मारकर खोला। मेरी पत्नी ने मेरे बाल पकड़कर खींचा। हिम्मत है तो बच्ची को लेकर भागा, घुटनों के बल बैठ जा। बेटी ने तुरंत पाला बदल लिया। मां, मैं पापा के साथ नहीं जा रही। मुझे मां सबसे ज्यादा पसंद है। पूरी कहानी की शुरुआत यह है। मेरी पत्नी एक ग्रुप की सीईओ है। मैं एक बेकार घर जमाई हूं जो पत्नी के पैसों पर रहता है, और मैं अपनी अमीर पत्नी की रोजमर्रा की जिंदगी की वीडियो बनाकर मशहूर हो गया। फिर एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और बोला कि मैं सिर्फ उसकी पहली मोहब्बत का विकल्प हूं। शादी के 6 साल बाद एक नया विकल्प ढेर सारे हरे फल लेकर मेरे दरवाजे पर आया। कच्चा नींबू, कच्ची बेर, कच्चा आम। उसने कहा, मैडम लियू ने भेजा है, बिल्कुल हरे हरे, तुम्हारे सिर की तरह। उसने मुझे बताया कि मैं सिर्फ एक विकल्प हूं, और वो लियू की पैसे देकर सर्जरी करवाकर बनाई गई उसकी पहली मोहब्बत की नकल है। लियू ने उसे एक कंपनी भी गिफ्ट की है और रात रात भर उसके साथ रहती है। मैंने यकीन कर लिया। मैंने बेटी से पूछा कि वो किसके साथ रहेगी। बेटी ने मुझे चुना। उसी दिन मैं बेटी को लेकर भाग गया। सुबह 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक जाना पहचाना लेकिन कुछ अलग सा चेहरा खड़ा था। लिन शुओ, मेरी पत्नी लियू रुयान द्वारा आर्थिक मदद पाने वाले गरीब छात्रों में सबसे होनहार। सुनने में आया था कि वो हुआगो मीडिया यूनिवर्सिटी का टॉपर है। वो कई बड़े बड़े बैग लेकर आई, चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान। भाई केन, मैं आपसे मिलने आई हूं। मैंने उसे अंदर आने दिया। विला बिल्कुल खाली था, सिर्फ मैं अकेला था। बेटी जिनिंग अभी किंडरगार्टन में थी। छुट्टी होने में अभी देर थी। लिन शुओ ने एक एक करके फल कॉफी टेबल पर रखे। कच्चा नींबू, कच्ची बेर, कच्चा आम, अमरूद, हरा सेब, कीवी, स्टार फ्रूट। इतनी सारी हरी चीजें देखकर मेरी कनपटी की नसें फड़कने लगी। ये क्या है? मैडम लियू ने भेजा है, लिन शुओ ने कहा, और मुझे एक मजाकिया अंदाज में देखा। उसने कहा, तुम्हारे लिए कुछ अच्छे फल भेजे हैं, विटामिन की कमी पूरी करो। फिर उसकी नजर जानबूझकर मेरे सिर के ऊपर रुकी। देखो ये हरारा, गाग कितना हेल्दी है, बिल्कुल हरा हरा, तुम्हारे सिर की तरह। मेरे हाथ में पकड़ा रिमोट चरमरा गया। पैरों के तलवों से आग की लपट सीधे सिर तक उठी। तुम्हारा मतलब क्या है? लिन शुओ पलटी, जैसे उसने कोई बड़ा मजाक सुन लिया हो। कोई मतलब नहीं, मुझे भरोसा है तुम समझ सकते हो। वो सोफे पर इस तरह बैठ गई जैसे इस घर की मालकिन हो। इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसका लालच नहीं करना चाहिए। क्या सच में सोचते हो कि कौवा बनकर फीनिक्स बन जाओगे? तुम तो बस एक विकल्प हो। मेरा दिमाग जैसे किसी भारी हथौड़े से टकरा गया। विकल्प? हां। लिन शुओ उठी, मेरे सामने आई, अपनी आंखों की तरफ इशारा किया, फिर मेरी तरफ। खुद आईना देखो, जरा बताओ तुम्हारे और मेरे बीच क्या समानता है? मैंने सिर हिलाया। हम दोनों में कोई समानता नहीं है। वो ताने भरी हंसी हंसी। लगता है तुम सच में नहीं समझे। तुमने गौर नहीं किया कि तुम्हारी आंखें और मेरी आंखें 90% मिलती जुलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों एक ही इंसान से मिलते जुलते हैं। मैडम लियू की वो मरी हुई बचपन की सहेली, उसकी पहली मोहब्बत, उसकी आंखें तुम्हारी और मेरी आंखों से काफी मिलती है। समझे? यही तुम्हारी अहमियत है। मैं पूरी तरह जड़ हो गया। अविश्वास से उसे देखता रहा। लिन शुओ मेरी प्रतिक्रिया से बहुत खुश हुई। फिर एक और बम फोड़ा। मुझे पहले देखा है ना? लगता है ना कि अब कुछ बदलाव है? उसने घमंड से अपना चेहरा सहलाया। हां, ये मैडम लियू ही है। उसने मेरे चेहरे पर कुछ सर्जरी करवाई, उसकी बचपन की सहेली के चेहरे जैसा बनाने के लिए। अब मैं सिर्फ आंखों में ही नहीं, पूरे चेहरे में उससे 90% मिलती जुलती हूं। इसलिए तुम जल्दी से हट जाओ, किसी और की जगह घेर कर मत बैठो। मैं गुस्से से कांप रहा था। कुछ बोलना चाहता था,
लेकिन एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल पा रहा था। घबराहट में गलती से मैंने मुंह के छाले को काट लिया। तेज दर्द ने मुझे थोड़ा होश में ला दिया। ये बहुत बेतुका है। लियू रुयान ऐसी कैसे हो सकती है? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैं लगभग चीख पड़ा। लिन शुओ मुस्कुराई, आराम से अपना फोन निकाला। भरोसा नहीं? मैडम लियू कल पूरी रात घर नहीं लौटीं, है ना? पता है क्यों? उसने फोन पर कुछ ढूंढते हुए कहा। क्योंकि वो पूरी रात मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे एक नई मीडिया कंपनी दी है। कल हम वही थे। उसने फोन की स्क्रीन मेरे सामने की। एक सेल्फी थी। फोटो में लिन शुओ सामने वी साइन बनाकर खड़ी थी। बहुत खुश दिख रही थी। उसके पीछे थोड़ी दूर सोफे पर एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा बैठा था, लियू रुयान। हालांकि थोड़ी धुंधली थी, लेकिन पीछे की दीवार पर मीडिया 2 बड़े अक्षर साफ पढ़े जा सकते थे। भरोसा नहीं तो जाकर पूछ लो। हम दोनों एक ही राह के मुसाफिर हैं। बस अब मैं ऊपर आ रही हूं। तुम्हें निकाला जा रहा है। आखिरकार मैं ही ज्यादा परफेक्ट विकल्प हूं। उसने फोन बंद किया, मेरे कंधे पर हाथ रखा, जाने के लिए तैयार हुई। भाई, हिम्मत रखो। दुनिया में और भी बहुत कुछ है। ओह हां, मैडम लियू ने जो फल भेजे हैं वो बस तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि इससे खुद ही चले जाओ, वरना सिर पर यही हरा हरा घास उगाना पड़ेगा। टिंग, मेरे फोन पर वीचैट नोटिफिकेशन आया। लिन शुओ ने भेजा था। उसने वही फोटो फिर से भेजी जो अभी दिखाई थी, और नीचे लिखा था, भाई हिम्मत रखो, मैं पहले चलती हूं। मैंने उस फोटो को देखा। लिन शुओ का वी साइन और चमकती मुस्कान 2 सुइयों की तरह मेरी आंखों में चुभ गई। वो चली गई। विला फिर से खाली हो गया। सिर्फ मैं अकेला रह गया। मैं सोफे पर पसर गया। दिमाग में उथल पुथल मची थी। विकल्प? मैं विकल्प कैसे हो सकता हूं? मेरी यादें झील में गिरे पत्थर की तरह लहरें बनाकर फैलने लगी। बहुत साल पीछे चली गई। मेरा परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं था। मां बाप दोनों स्कूल टीचर थे। सोच बहुत रूढ़िवादी थी। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, सरकारी नौकरी करूं, टीचर बनूं, एक स्थिर जिंदगी जीऊं। इसलिए जब मैंने जियांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और पहले ही साल एक गर्लफ्रेंड बना ली, तो उन्होंने बिना कुछ कहे मेरा पॉकेट मनी बंद कर दिया। उनका तर्क था, कॉलेज में पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पैसे नहीं होंगे तो गर्लफ्रेंड खुद ही छोड़ देगी। गुजारा करने के लिए और अपनी थोड़ी सी बची हुई इज्जत के लिए मैंने कैंपस के पास एक बार में पार्ट टाइम बारटेंडर की नौकरी कर ली। वहीं मेरी मुलाकात लियू रुयान से हुई। उस रात वो साफ तौर पर बुरे मूड में थी। अकेली बार में बैठी थी, एक के बाद एक पैक पी रही थी। मैंने देखा कि वो काफी पी चुकी है, तो हिम्मत करके 2 शब्द समझाने की कोशिश की। उसने नशे में मेरी कलाई पकड़ ली। छोटू, कॉलेज स्टूडेंट हो? उसकी आंखें चमक रही थी, नशे और शरारत से भरी। कहाँ पढ़ते हो? बड़ी दीदी के साथ रहोगे? मैं तुम्हें रख लूंगी। ये कहते हुए उसके हाथ भी बेकाबू थे। उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर हल्के से रेंग रही थी। मैं एक सीधा सादा कॉलेज लड़का, ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था। चेहरा कानों तक लाल हो गया। शुक्र है कि उसकी सहेली निंग जुनमिंग समय पर आ गई और उसे घसीटकर घर ले गई। अगले दिन मुझे उसका फोन आया। फोन पर उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी, नरम और शर्मिली। बार बार माफी मांग रही थी, मुझे खाने पर बुला रही थी। मैं मना करना चाहता था, लेकिन वो इतनी जिद कर रही थी, कल रात वाली लड़की से बिल्कुल अलग। आखिरकार मैं घबराता हुआ गया। खाने के दौरान पता चला कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में हैं। मैं 2nd ईयर में था, वो फाइनल ईयर की सीनियर थी। उसे आम छात्रों की तरह भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। उसके पिता की कंपनी उसका इंतजार कर रही थी। वो कहती थी कि कॉलेज आना है तो आ जाओ, काम करना है तो काम पर चले जाओ। मैंने सोचा, इंसान में कितना फर्क होता है। उसके बाद वो हमारे कैंपस की नियमित मेहमान बन गई। मेरे साथ कैंटीन में खाना खाती, कैंपस में घूमती।
हम स्वाभाविक रूप से साथ आ गए। उसकी ग्रेजुएशन के दिन उसने स्टेज पर बतौर बेस्ट स्टूडेंट भाषण दिया। पूरा दबदबा था। शाम की पार्टी में उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने सभी दोस्तों से मिलवाया। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, किन फैन, बहुत हैंडसम है, मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरी तारीफें किए जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हाथ कहाँ रखूं। बाद में मेरी भी ग्रेजुएशन हुई। उसने एक झटके में मेरी इंटर्नशिप की मुहर लगा दी और मुझे अपने साथ काम करने के लिए कहा। मैं उसे अपने रूढ़िवादी मां बाप से मिलवाने ले गया और उसने भी मुझे अपने परिवार से मिलवाया। उसके माता पिता बहुत खुले विचारों वाले थे। बोले कि बेटी को जो पसंद हो बस वही सही है। सब कुछ असंभव सा आसान था। हमने शादी की और शादी के 1 साल बाद बेटी जिनिंग पैदा हुई। हमारी जिंदगी बहुत प्यारी थी। मुझे याद है एक बार हम नानचिंग घूमने गए थे। वहां के प्रसिद्ध मंदिर में वो मुझे प्रेम की प्रार्थना करने ले गई। प्रार्थना के बाद उसने गंभीरता से पूछा, किनफैन, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? क्या हमारे अपने बच्चे होंगे? मैंने हंसकर उसकी नाक पर उंगली फेरी। हां, हम हमेशा साथ रहेंगे। बच्चे? पैसे नहीं है तो नहीं पाल सकते, बस तुम्हें ही हम दोनों को पालना पड़ेगा। उसने तुरंत अपनी छाती फुलाई और जोर से थपथपाया। कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा है, मैं पाल लूंगी। तुम्हें बस सुंदर दिखना है। मैंने मजाक में कहा, तो मैं तो घर जमाई हो गया। अगर कभी तुमने मुझसे या बच्चे से बुरा बर्ताव किया तो मैं बच्चे को लेकर भाग जाऊंगा। यादें जितनी प्यारी थी, हकीकत उतनी ही चुभने वाली। मैं अचानक यादों से बाहर निकला, जैसे किसी ने सिर पर से बर्फ का पानी डाल दिया हो। जिन पलों को मैं प्यार की मिठास समझता था, अब वे एक सोची समझी साजिश की तरह लग रहे थे, सिर्फ इसलिए कि मेरी आंखें उस मरी हुई बचपन की सहेली से मिलती थी। मैंने फोन उठाया, उस चुभती फोटो को देखा और दिल धीरे धीरे डूबता गया। लिन शुओ जा चुकी थी। विला में खामोशी का सन्नाटा था। मैं सोफे पर पसरा रहा, बार बार उस फोटो को जूम करके देखता रहा। लिन शुओ की चमकती मुस्कान, पीछे सोफे पर लियू रुयान की धुंधली आकृति और वो चुभता हुआ मीडिया शब्द। मैंने फोन उठाया और बिना सोचे अपना शॉर्ट वीडियो अकाउंट खोल दिया। करोड़ों फॉलोअर्स वाला इन्फ्लुएंसर, किन फैन की घर जमाई डायरी। प्रोफाइल फोटो में मैं और लियू रुयान थे। वो मेरे कंधे पर सिर रखे बच्चों की तरह मुस्कुरा रही थी। सबसे नई वीडियो परसों की थी। मैं किचन में उसके लिए बर्ड्स नेस्ट सूप बना रहा था। कैप्शन था, बीवी काम से थक जाती है, पति कुछ पौष्टिक बनाता है। नीचे हजारों कमेंट थे। भाई फैन फिर से प्यार लुटा रहे हैं। मुझे कब मिलेगा भाई फैन जैसा जादुई पति? जलन हो रही है। ये घर जमाई की जिंदगी मैं पूरी जिंदगी जीना चाहूं। स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए खुद को देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। कैसा जादुई पति, कैसी प्यारी जिंदगी। बस एक सोच समझ कर रचा गया नाटक, एक छिपा हुआ विकल्प। नहीं, मैं ऐसे ही लिन शुओ की बातों पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जो मुझे पूरी तरह तोड़ दे। मैं सीधे लियू रुयान को फोन करने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे डर था कि वो झूठ बोलेगी या कोई बहाना बनाएगी। मेरी उंगलियां कॉन्टैक्ट लिस्ट में घूमती रहीं। आखिरकार एक नाम पर रुकी, निंग जुनमिंग, लियू रुयान की सबसे अच्छी सहेली, बचपन से साथ की दोस्त। अगर इस दुनिया में कोई लियू रुयान को सबसे अच्छे से जानता है तो वो यही है। फोन घंटियों के बाद उठा। अरे किनफैन, आज कैसे याद किया? क्या बात है? निंग जुनमिंग की बेफिक्र आवाज आई। मैंने जबरदस्ती सामान्य अंदाज में कहा, कुछ नहीं, बस पूछ रहा था कि खाना खाया या नहीं। क्या चल रहा है? अभी खाया। और क्या चलेगा? वैसे ही दिन कट रहे हैं। तू सुन, आज वीडियो क्यों नहीं डाली? फैंस तो इंतजार कर रहे होंगे। वो उधर से हंस रही थी। मैं सूखी हंसी हंसा, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। गहरी सांस ली, इधर उधर की बातें करते हुए आखिरकार असली मुद्दे पर आया। जुनमिंग, एक बात पूछनी है, सच बताना। इतनी गंभीरता से? पूछ।
क्या लियू रुयान की पहले कोई बचपन की सहेली थी जो बाद में मर गई? ये सवाल पूछते ही मेरी हथेलियां पसीने से तर हो गई। फोन पर कुछ पल की खामोशी रही, फिर निंग जुनमिंग की खुली हंसी आई। ओह, तुम्हें ये अचानक कैसे याद आया? वो जोर से हंस रही थी। हाँ, ऐसा कुछ था। मैंने सोचा था तुम्हें पहले से पता होगा। मेरा दिल एक पल में गहराई में डूब गया। निंग जुनमिंग आगे बोलती रही। उसकी आवाज में पुरानी यादों का हल्कापन था। लियू रुयान ने फाइनल ईयर में उस बार में पीने से थोड़ा पहले अपनी बचपन की सहेली को प्रपोज किया था। धमाका, मेरे दिमाग में कुछ फट गया। मुझसे मिलने से पहले प्रपोज किया? लिन शुओ की बातें, निंग जुनमिंग की बातें, दो हथौड़ों ने मेरी आखिरी उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया। किन फैन, तुम सुन रहे हो? हां, मेरी आवाज सूखी हुई थी। बताने के लिए शुक्रिया, जुनमिंग। हम हमेशा से दोस्त रहे हैं, कहकर मैंने बिना कुछ और सुने फोन काट दिया। काटने से पहले मुझे सुनाई दिया कि वो धीरे से बुदबुदाई। अजीब इंसान। हां, अजीब। इतनी जरूरी बात जो मुझे बतौर पति सबसे आखिरी में पता चल रही है। मजाक ही है। मैंने हार नहीं मानी, अब भी हार नहीं माननी थी। कांपती उंगलियों से मैंने वो नंबर डायल किया जो मुझे सबसे ज्यादा याद था, लियू रुयान। फोन उठा, उसकी ठंडी और थोड़ी थकी आवाज आई। हेलो, क्या हुआ? रुयान, क्या कर रही हो? मैंने आवाज सामान्य रखने की कोशिश की। कंपनी में हूं, मीटिंग में, बहुत व्यस्त हूं। काम की बात करो। वो आज किसी ने कुछ फल भेजे थे, कच्चे नींबू, कच्ची बेर वगैरह। मैंने सतर्कता से पूछा, तुमने भिजवाए थे? हां, मेरी ही बात कहकर भिजवाए थे। पसंद नहीं आए? पसंद न आए तो भी खाने पड़ेंगे। विटामिन सी से भरपूर है, मुंह के छालों के लिए अच्छे हैं। उसकी बातें सुइयों की तरह मेरे दिल में चुभ रही थी। उसे अब भी याद है कि मुझे मुंह के छाले हैं, लेकिन ये परवाह अब मुझे बहुत गंदी लग रही थी। क्या ये मेरी परवाह है या किसी और से मिलते चेहरे की? मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर सबसे खतरनाक सवाल पूछा, रुयान, क्या तुम अपनी उस बचपन की सहेली से प्यार करती थी जो अब मर चुकी है? फोन पर लंबी खामोशी छा गई। हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। जब मुझे लगा कि वो जवाब नहीं देगी, तभी उसने कहा, कभी प्यार नहीं किया। मरी तो मरी, मैं तो चाहती हूं कि वह मर जाए। किन फैन, मुझे सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ तुमसे है। उसका साफ इनकार और मैं चाहती हूं कि वो मर जाए सुनकर मुझे और भी ठंड लग गई। ये कोई सफाई नहीं थी, बहाना था, झूठ था, जिद थी। उसकी सहेली ने खुद माना है और वो अब भी झूठ बोल रही है। आगे की बातें मैं सुन ही नहीं पाया। पता चल गया, मैंने जल्दी से कहा और फोन काट दिया। फोन रखने के बाद स्क्रीन पर लियू रुयान का नाम देखकर मुझे चक्कर सा आने लगा। दोपहर गुजर गई, खाना नहीं खाया। दिमाग में सिर्फ लिन शुओ का घिनौना चेहरा और उसकी बातें घूम रही थी। नहीं, मुझे जिनिंग को लेने जाना है। किंडरगार्टन जाते समय मेरे दिल में बस एक ही ख्याल था, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन ये 6 साल जिनिंग को मैंने ही पाला है। वो मेरी आखिरी हद है। जिनिंग को लिया तो वो एक खुश चिड़िया की तरह बगल में बैठकर किंडरगार्टन की बात तेज सुनाती रही। मैंने उसके बालों पर हाथ फेरा, दिल नरम पड़ गया। ट्रैफिक लाइट पर रुकते हुए मैंने बड़े सहज अंदाज में पूछा, जिनिंग, पापा एक बात पूछे? अगर मम्मी और पापा में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसके साथ रहोगी? जिनिंग अपनी उंगलियों से खेल रही थी। सिर उठाया, मेरी जैसी बड़ी आंखों में जरा भी झिझक नहीं थी। तो मैं पापा के साथ रहूंगी ना। पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा है। मेरा दिल किसी चीज से टकराया, खट्टा और भारी। भावनाओं को दबाकर मैंने आगे पूछा, लेकिन पापा के साथ रहने पर शायद इतना बड़ा घर न मिले, इतना अच्छा स्कूल भी न मिले, खाना भी अभी जैसा अच्छा न मिले, फिर भी रहोगी? जिनिंग की भौहें सिकुड़ गई, जैसे गंभीरता से सोच रही हो। फिर उसने झुककर मेरे गाल पर जोर से चुम्मा दिया। पापा के साथ रहूंगी तो सब कुछ अच्छा लगेगा।
जो खाना अच्छा नहीं है पापा के साथ खाऊंगी तो भी अच्छा लगेगा। बस इतना काफी था। घर लौटकर मैंने किचन में घुसकर ढेर सारे पकवान बनाए, सब जिनिंग के पसंदीदा, स्वीट एंड सॉर पोर्क, कोला चिकन विंग्स और फ्रेंच फ्राइज। खाने के बाद मैंने फ्रिज से वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी निकाली जिसके लिए वो कितने दिनों से जिद कर रही थी, लेकिन लियू रुयान ज्यादा नहीं खाने देती थी। खाओ, पापा की इजाजत है, आज जितना चाहो उतना खाओ। बेटी को क्रीम से सना मुंह लिए खुश देखकर मेरे दिल का आखिरी संकोच भी खत्म हो गया। और हुआ भी वही जो लिन शुओ ने कहा था। लगातार 3 दिन लियू रुयान घर नहीं लौटी, न कोई फोन न कोई मैसेज। उल्टे लिन शुओ जैसे ऑफिस का पंच हो, रोज नई रिपोर्ट भेजती। देर रात उस नई कंपनी में उसकी और लियू रुयान की फोटो। हालांकि उनमें कुछ ज्यादा नजदीकियां नहीं दिखती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी और मेरी गैर मौजूदगी का एहसास किसी भी बात से ज्यादा चुभता था। फोटो में लियू रुयान कभी फाइलें देखती, कभी लोगों से बात करती, और लिन शुओ हमेशा कोई ऐसा एंगल ढूंढ लेती जिसमें वो खुद भी फ्रेम में हो, चेहरे पर विजयी मुस्कान। साथ में लिखती, मैडम लियू हमारी कंपनी के लिए कितनी मेहनत कर रही है। भाई केन, आप चिंता मत करो, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। फोन देखकर मुझे लगता कि मैं एक बहुत बड़ा मजाक हूं। चौथी रात तक जिनिंग सो चुकी थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। बहुत हो गया, अब खत्म करते हैं। मैंने लियू रुयांग की चैट खोली और लिन शुओ की भेजी पहली सेल्फी उसे भेज दी, वही जिसमें लिन शुओ वी साइन बनाए थी और लियू रुयान पीछे सोफे पर बैठी थी। साथ में लिखा, तुम उसके साथ नई कंपनी में काम कर रही हो। लगभग तुरंत जवाब आया, हां, बिल्कुल नॉर्मल काम है, नई कंपनी की डेकोरेशन, तैयारियां, सब कुछ। ज्यादा मत सोचो, कोई समस्या नहीं है। मैं ठंडी हंसी हंसा और लिखा, तुम बड़े दिल वाली हो। एक पूरी कंपनी गिफ्ट कर दी। इस बार कुछ मिनटों की खामोशी रही, फिर उसने लिखा, तुम्हें कैसे पता? ये 5 शब्द पढ़ते ही मेरे दिल की आखिरी लौ भी बुझ गई। वो घबरा गई। उसने ये नहीं पूछा कि मुझे कैसे पता कि वो लिन शुओ के साथ है, बल्कि पूछा कि कंपनी गिफ्ट करने की बात कैसे पता चली। यानी उसकी नजर में किसी और के साथ देर रात तक काम करना कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी देना ऐसी चीज है जो मुझसे छिपानी चाहिए थी। मैंने कड़वी हंसी के साथ आखिरी मैसेज किया, कुछ नहीं, सोने जा रहा हूं, बस ऐसे ही पता चल गया। फोन दा किया, छत को देखा, पूरी रात नींद नहीं आई। जब मुझे जगह खाली करने को कहा जा रहा है तो मैं चला जाता हूं। फिर कैसा नाटक? मैं किन फैन अब ये सब नहीं झेल सकता। छत का झूमर मैंने पूरी रात देखा। पहली किरण जब पर्दे से अंदर आई, मैं उठकर बैठ गया। बहुत हुआ। न विकल्प, न जगह खाली करना। मैं ये खेल नहीं खेलूंगा। मैं दबे पांव जिनिंग के कमरे में गया। वो गहरी नींद में थी, छोटे होंठ हल्के से फूले हुए, गुलाबी बन की तरह। मैंने झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, जिनिंग, उठो, पापा तुम्हें एक अच्छी जगह ले जा रहे हैं। जिनिंग ने आंखें मली। पापा, अभी तो सुबह नहीं हुई। मैंने बहुत लुभावने अंदाज में कहा, क्या तुम ऐसी जगह चलना चाहोगी जहां स्कूल नहीं जाना पड़े, रोज घोड़े दौड़ा सको और जितनी चाहो उतनी आइसक्रीम खा सको? स्कूल नहीं जाना? जिनिंग की नींद एक झटके में गायब हो गई। वो उठकर बैठ गई, आंखें फैलाई। पापा, सच में? स्कूल नहीं जाना पड़ेगा? बिल्कुल सच। मैंने आंख मारी। पढ़ाई का क्या करना, अपने पापा के साथ इन्फ्लुएंसर बनेंगे, चलेंगे नानचिंग, पहले 1 महीना घूमेंगे, खूब मजे करेंगे। ठीक है, ठीक है। जिनिंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसकी खुशी नए साल के रेड एनवेलप मिलने से भी बड़ी थी। बस अब काम शुरू। हम दोनों गुप्त एजेंटों की तरह तेजी से सामान बांधने लगे। मैंने अपने और जिनिंग के कपड़े 2 बड़े सूटकेस में भरे। उसके खिलौने, मेरा लाइव स्ट्रीमिंग उपकरण, कुछ नहीं छूटा। लिविंग रूम में जाकर मैंने दराज से एक नोट पेपर निकाला, पेन उठाया और 4 बड़े अक्षर लिखे, चला गया, परेशान मत होना।
पर्ची मैंने उन हरे फलों से भरी टेबल पर रख दी। मुझे लगा कि ये 4 अक्षर कितने शानदार हैं। घर से निकलने से पहले मैंने अपना 6 साल पुराना सिम कार्ड निकाला और नाखूनों से तोड़कर 2 टुकड़े कर दिए। अलविदा लियू रुयान, अलविदा इस आलीशान सुनहरे पिंजरे। एयरपोर्ट जाते समय जिनिंग खिड़की से चिपकी थी, ढेर सारे सवाल पूछ रही थी। पापा, नानचे में हाथी होंगे? हाँ। और मोर? हाँ। वाह, तो हम हाथी और मोर को पालतू बनाकर घर ले आए? मैंने हंसकर उसका सिर सहलाया। नहीं, वो अपने घर में रहते हैं। जैसे पापा को भी अब अपना और जिनिंग का घर ढूंढना है। उसी दिन नानचेंग की फ्लाइट, फर्स्ट क्लास। ये आखिरी बार था जब मैंने लियू रुयान के पैसे इस्तेमाल किए। प्लेन उड़ते समय खिड़की से छोटे होते शहर को देखकर मन में कोई मोह नहीं था, बस एक अजीब सी आजादी थी। चलो मूड ठीक करते हैं। 2 घंटे बाद प्लेन कुनमिंग एयरपोर्ट पर उतरा। बाहर निकलते ही घास और मिट्टी की सोंधी खुशबू ने स्वागत किया। मैंने गहरी सांस ली, लगा फेफड़े तक साफ हो गए। हम एक गांव के होमस्टे में रुके, जो मैंने पहले से ऑनलाइन बुक किया था। मालिक और मालकिन बहुत सीधे साधे थे। मुझे और जिनिंग को देखकर बहुत खुश हुए। सामान उठाने में मदद की, ताजे तोड़े फल लाए। जिनिंग ने पूरी आजादी पाली। आंगन में एक पीले कुत्ते के पीछे दौड़ रही थी। उसकी हंसी घंटियों की तरह साफ थी। उसे ऐसे बेफिक्री से खेलते देखकर मेरे दिल का आखिरी बोझ भी उतर गया। यहां आसमान बहुत नीला था, बादल बहुत सफेद। होमस्टे के आंगन में खड़े होकर दूर पहाड़ों को देखते हुए मुझे लगा कि पहले जो कुछ हुआ वो एक बेतुका सपना था। पापा, जिनिंग ने मेरा हाथ पकड़ा, ऊपर मेरी तरफ देखा। यहां कितना सुंदर है, मुझे यहां अच्छा लगता है। मैंने झुककर उसे गले लगाया। अच्छा लगता है ना? तो अब से यही हमारा नया घर है। नानचे में मेरी जिंदगी एक प्यारे सपने जैसी थी, जिसे छोड़ने का दिल नहीं करता। मैं और जिनिंग पूरी तरह मस्त थे। दिन में मैदानों में घुड़सवारी करते। बच्ची मेरे आगे बैठी घोड़े के साथ हिचकोले खाती और खिलखिलाती। उसकी हंसी खुले मैदान में गूंजती। हम भेड़ों को घास खिलाते। जिनिंग के छोटे हाथ में घास का गुच्छा होता। वो डरते डरते लेकिन उत्साह से भेड़ के मुंह के पास ले जाती। उस आलीशान जेल में जमा हुई सारी परेशानी और कड़वाहट यहां के नीले आसमान और साफ हवा में धुल गई। मैं सोचता था कि यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन पता नहीं था कि जिस दिन मैं और जिनिंग आजादी का मजा ले रहे थे, उसी दिन हजारों किलोमीटर दूर जियांग प्रांत में एक तूफान बन रहा था। और तूफान के केंद्र में थी मेरी पीछे छोड़ी हुई पत्नी लियू रुयान। शुरुआत 2 दिन बाद हुई। किंडरगार्टन की टीचर ली ने देखा कि जिनिंग लगातार 2 दिन से स्कूल नहीं आई, जो कभी देर से न आने वाली लियू जिनिंग के लिए बहुत असामान्य था। उसने पहले मुझे फोन लगाया, लेकिन उधर से ठंडा मैसेज आया, आपका डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। टीचर ली चौंकी। सोचा कहीं गलत नंबर तो नहीं मिलाया। फिर से मिलाया, वही जवाब मिला। मजबूरी में उन्होंने इमरजेंसी कांटेक्ट वाला नंबर मिलाया। फोन उठा तो लियू रुयान ग्रुप की अहम मीटिंग में थी। स्क्रीन पर टीचर ली का नाम देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने साइलेंट कर दिया, फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद फोन फिर बजा। झुंझलाहट में उसने मीटिंग रोकी, सबसे माफी मांगी और बाहर निकली। हेलो टीचर ली, क्या बात है? उसकी आवाज में हल्की नाराजगी थी। मैडम लियू, परेशान करने के लिए माफी चाहती हूं। दरअसल जिनिंग आज और कल स्कूल नहीं आई। मैंने श्री किन को फोन लगाया तो नंबर बंद आ रहा है। क्या बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है? लियू रुयान की भौहें और सिकुड़ गई। नंबर बंद? उसने फोन काटा और तुरंत मेरा नंबर डायल किया। आपका डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। वही मैसेज सुनकर लियू रुयान की नाराजगी अब एक अशुभ पूर्वाभास में बदल गई। उसने वीचैट खोलकर मुझे मैसेज किया, लेकिन स्क्रीन पर लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखा। इस व्यक्ति ने आपको हटा दिया है। लियू रुयान का चेहरा एक झटके में सफेद पड़ गया। वो मीटिंग भूलकर कार की चाबी उठाकर बाहर भागी।
ऊंची एडी के सैंडल संगमरमर के फर्श पर तेज और बेचैन आवाजें कर रहे थे। उसने रास्ते में कार बहुत तेज चलाई। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। विला का दरवाजा खुला था। उसने धक्का देकर खोला और सामने था गहरा सन्नाटा। किनफैन? जिनिंग? उसने आवाज लगाई, लेकिन खाली घर में सिर्फ उसकी अपनी गूंज लौटी। वो दौड़कर ऊपर गई। पहले जिनिंग का कमरा देखा। सब करीने से रखा था, लेकिन जिनिंग के कुछ पसंदीदा खिलौने और कपड़े गायब थे। उसका दिल तेजी से डूबने लगा। फिर वो हमारे बेडरूम में भागी। वॉक इन क्लोजेट में मेरी अलमारी खाली थी। मैं एक दो नहीं, बहुत सारे कपड़े ले गया था। स्टोर रूम में रखे 2 बड़े सूटकेस भी गायब थे। घर खाली हो चुका था। ये 4 शब्द लियू रुयान के दिल पर भारी पड़े। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी। दरवाजे के सहारे खड़ी होगा। दिमाग खाली हो गया। वो बेहोशी जैसी हालत में नीचे उतरी। नजरें बेजान सी इधर उधर घूमी। आखिरकार उसकी नजर उस पर्ची पर रुकी जो मैंने कॉफी टेबल पर रखी थी। वही पर्ची उन हरे फलों के ऊपर रखी थी जो उसने भिजवाए थे। उसने कांपते हाथों से पर्ची उठाई, जिस पर मेरे लिखे 4 बड़े अक्षर थे। चला गया, परेशान मत होना। उसी पल सारी चिंता, उलझन, बेचैनी लियू रुयान के सीने में फटकर भयंकर गुस्से में बदल गई। उसकी उंगलियां इतनी जोर से भिंची कि पोर सफेद पड़ गए। वो बेवफाई भरी पर्ची उसकी मुट्ठी में मुड़कर टूटने लगी। किनफैन? उसके गले से दहाड़ निकली, जिसमें हल्की कंपी थी, जिसे वो खुद भी नहीं पहचान पाई। सोशल मीडिया का नशा चढ़ गया है। हिम्मत है तो बच्चे को लेकर भागा। वो गुस्से से कांप रही थी। खूबसूरत चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। बस अच्छे से छिप जाना। उसने दांत पीसते हुए कहा, हर शब्द दांतों के बीच से निकला। मुझे मत पकड़वा लेना। पकड़ में आए तो कीबोर्ड पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम लियो नहीं। नानचेंग में मेरी जिंदगी एक प्यारे सपने जैसी थी, जिसे छोड़ने का दिल नहीं करता। आखिरकार मैं एक कंटेंट क्रिएटर तो था ही। करोड़ों फॉलोअर्स वाला अकाउंट ऐसे ही बेकार नहीं छोड़ा जा सकता था। और उससे भी बड़ी बात, मैं अपनी और जिनिंग की नई जिंदगी को रिकॉर्ड करना चाहता था। तो मैंने अपना कैमरा और लाइव स्ट्रीमिंग उपकरण निकाल लिया। लेंस में नीला आसमान था, दूर तक फैले घास के मैदान। मैं जिनिंग को घोड़े पर बिठाए दौड़ा रहा था। वो मेरे सामने बैठी, हिलती डुलती, खुशी से हाथ हवा में लहराती। उसकी खनकती हंसी दूर तक गूंजती। और होमस्टे के आंगन में अलाव के पास बारबेक्यू की तैयारी करते हुए भी वीडियो बनाई। मैं बेढंगे ढंग से आग जलाता, धुएं से आंखें लाल, जिनिंग पास में हंसकर लोटपोट। ये वो सब था जो मेरी पुरानी वीडियोस में कभी नहीं दिखता था। पहले मैं अमीर पत्नी का निजी शेफ था, किचन और लियू रुयान के इर्द गिर्द घूमने वाला आदमी। अब कैमरे में मैं जिनिंग का पिता था, एक आजाद, जिंदा इंसान। मैंने ये सारी चीजें जोड़कर एडिट की। बैकग्राउंड में एक हल्की लोक धुन लगाई। वीडियो की शुरुआत में जिनिंग की मासूम हंसी थी। अंत में मैं और वो घास पर बैठे दूर डूबते सूरज को देख रहे थे। एडिटिंग खत्म करते करते अंधेरा हो गया। आंगन में बारबेक्यू की आग जल चुकी थी। सीखों पर मीट चटक रही थी। तेल की बूंदें आग पर गिरकर चिंगारियां उड़ा रही थी। मैंने एक बियर खोली, जिनिंग को दूध का गिलास दिया। जिनिंग, मैंने बर्फीली बियर का घूंट भरा। बदन में ताजगी दौड़ी। कल पापा का बर्थडे है, तुम मुझे गिफ्ट नहीं दोगी? जिनिंग चिकन विंग चबा रही थी। मुंह तेल से चमक रहा था। उसने सुना तो सिर झुकाकर बहुत देर सोचा, फिर परेशान होकर बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने जानबूझकर उसे छेड़ा, पैसे नहीं तो नहीं चलेगा। गिफ्ट नहीं मिला तो पापा नाराज हो जाएंगे। उसकी आंखें घूमी, फिर अचानक उसने पास आकर मेरे गाल पर जोर से चुम्मा दिया। तो मैं पापा को चुम्मी देती हूं, वही गिफ्ट है। गाल पर चिकनाई लग गई। मैंने नाक भौं सिकोड़कर चेहरा पोंछा। पूरा मुंह तेल से सना है। ये गिफ्ट पसंद नहीं आया। असल में मेरा दिल तो खुशी से उछल रहा था। ये लियू रुयान के किसी भी कीमती गिफ्ट से कहीं ज्यादा प्यारा था। जिनिंग ने मुझे नाराज होते देखा तो मुंह फुलाया। पसंद नहीं तो और कोई गिफ्ट नहीं है,
मैं हंस पड़ा, उसे गले लगाया और माथे पर जोर से चुम्मा दिया। बारबेक्यू के बाद मैं आराम कुर्सी पर लेटकर फोन पर ताजा एडिट की वीडियो देखी, संतोष से सिर हिलाया। टाइटल दिया, अतीत को अलविदा, अपनी नन्ही परी के साथ नई शुरुआत। बिना सोचे सीधा अपलोड कर दिया। करोड़ों फॉलोअर्स वाले ब्लॉगर की वीडियो डालते ही डेटा तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, फोन उठाकर कहीं रख दिया और जिनिंग के साथ जुगनू पकड़ने लगा। मुझे नहीं पता था कि जब हम जुगनुओं पर खुशियां मना रहे थे, उस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। कमेंट सेक्शन फट गया। अरे बाप रे, भाई फैन का तलाक हो गया? इस टाइटल में तो बहुत कुछ छिपा है। अतीत को अलविदा यानी अमीर पत्नी को अलविदा। भाई फैन आखिरकार सख्त हो गए। यही असली मर्द है। बस मुझे ये जगह जाननी है, इतनी खूबसूरत है, लोकेशन बताओ। इन कमेंट्स में एक खास विजिटर भी थी, हजारों किलोमीटर दूर जियांग प्रांत में। लियू रुयान ने भी ये वीडियो देखी। वो वैसे भी मेरी फॉलोअर थी। फोन पर नोटिफिकेशन आते ही उसने खोल लिया। वीडियो में जिनिंग का खिलता चेहरा और मेरा बेफिक्र अंदाज देखकर उसकी उंगलियां फोन पर और कस गई। उसने बार बार पॉज करके जूम किया, एक जासूस की तरह हर डिटेल जांची। आखिरकार उसकी नजर एक फ्रेम पर रुकी, जिसमें मैं और जिनिंग होमस्टे के दरवाजे पर थे। बैकग्राउंड में बांस की बाड़ और एक अनोखे आकार की चक्की दिख रही थी। उसने तुरंत लैपटॉप खोला और सर्च बार में लिखा, नानचिंग, खास होमस्टे, बांस की बाड़, पत्थर की चक्की। एक एक कर तस्वीरें सामने आई। उसने धैर्य से कई पन्ने खंगाले। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। एक होमस्टे की प्रचार तस्वीर में बिल्कुल वही बांस की बाड़ और चक्की दिखी। उसने तस्वीर खोली, नीचे होमस्टे का नाम और पता था। मिल गई। लियू रुयान के होठों पर मुस्कान दबी नहीं। मैं और जिनिंग खेलते खेलते थक गए और गहरी नींद सो गए। नानचिंग की सुबह की धूप पर्दे की दरार से होकर मेरे चेहरे पर आई, गर्माहट सी। मैंने करवट बदली। पास में कोई छोटी गर्म चीज हिल रही थी, जिनिंग। उसका नन्हा हाथ अब भी मेरी छाती पर था, गाल लाल। नींद में होंठ चल रहे थे। पता नहीं क्या सपना देख रही थी। मैं मुस्कुराया, दिल नरम पड़ गया। आज मेरा जन्मदिन है। न महंगा गिफ्ट, न शानदार पार्टी, लेकिन बेटी का साथ और ये पल भर की शांति, बस यही काफी है। अभी मैं थोड़ा और लेटने की सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर जबरदस्त थपेड़े पड़े। धम अधम मधम। आवाज इतनी तेज थी कि लकड़ी का दरवाजा कांप रहा था। मेरी गोद में जिनिंग चौंक कर उठ बैठी। छोटे हाथ मेरे पायजामे से चिपक गए। आवाज में रोना था। पापा, कोई दरवाजा पीट रहा है, इतनी जोर से। कहीं कोई बुरा आदमी तो नहीं? सो रहो। उसका छोटा शरीर कांप रहा था। मुझे भी ये अचानक आवाज सुनकर दिल धक से हो गया। नींद गायब। गुस्सा सिर चढ़ा। मैं एक हाथ से जिनिंग की पीठ थपथपाते हुए दरवाजे की तरफ बड़बड़ाया। कौन है इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा है? थोड़ा आराम से नहीं खटखटा सकते? आज मेरा बर्थडे है, सो भी नहीं पा रहा। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि धड़ाम, एक धमाके के साथ वो मजबूत सा दिखने वाला दरवाजा अंदर की तरफ धड़ाम से गिरा। लकड़ी के टुकड़े उड़े। धूप अचानक आंखों में चुभने लगी। रोशनी के पीछे ए का जाना पहचाना साया पूरे बदन में आग लिए। एक क्रोधित देवी की तरह दरवाजे पर खड़ी थी। मैं अभी उठा ही था। चेहरा नहीं पहचान पाया, दिमाग सुन्न था। वो आकृति कुछ ही कदमों में बिस्तर तक आई। मुझे सिर की खाल में जबरदस्त दर्द हुआ। किसी ने मेरे कान पकड़कर बालों समेत पूरे शरीर को बिस्तर से बाहर खींच लिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं बिस्तर के पास गलीचे पर घुटनों के बल गिर गया। सिर से पांव तक बर्फीली ठंडक दौड़ गई। तब मैंने वो चेहरा पहचाना, मेरी पत्नी लियू रुयान। उसके खूबसूरत चेहरे पर खून नहीं था, सिर्फ बर्फ जमी थी। उसकी आंखें, जिनसे मैं कभी प्यार करता था, अब गुस्से की आग उगल रही थी, जैसे मुझे जिंदा निगल जाएंगी। उसने ऊपर से मुझे घूरा,
हर शब्द दांतों के बीच से निकला। घुटनों पर बैठ जा। उसका चेहरा और सख्त अंदाज देखकर मेरा दिमाग अभी तक कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन शरीर ने सबसे सच्ची प्रतिक्रिया दे दी। घुटने कमजोर पड़ गए। मैं अनजाने में ही सीधा घुटनों के बल बैठ गया। मुंह से निकला, पत्नी जी, मेरी गलती है, बच्ची को डराओ मत, शांत हो जाओ, शांत शांत। मेरी आवाज में वो कंपी थी जिसे मैं खुद नहीं पहचान पाया। बच्ची को डराओ मत? लियू रुयान ने ठंडी हंसी दी, बर्फ से भी ठंडी। तुम बच्ची को लेकर भाग गए और अब कह रहे हो कि बच्ची को डराओ मत? मैं पीछे नहीं आती तो बच्ची ही नहीं बचती। उसकी आवाज ऊंची हो गई। मैंने 9 महीने कोख में रखकर जिस बच्चे को जन्म दिया, उसे ये कमीना उठा ले गया। मैंने बच्चे की तस्करी नहीं की, मैंने उसकी बौछार के बीच भी बहस की। आवाज सूखी और बेजान। जिनिंग ने खुद कहा कि वो मेरे साथ रहेगी। वो मां के साथ नहीं रहना चाहती। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बिस्तर पर बैठी वो नन्ही गद्दार, जो अभी मेरे पीछे कांप रही थी, अचानक हरकत में आई। जिनिंग ने रजाई से सिर निकाला, पहले डरते डरते मुझे देखा, फिर दरवाजे पर गुस्से से खड़ी लियू रुयान को। बस एक पल उसके चेहरे पर डर की जगह खुशी छा गई। मां! वो बिस्तर से उछलकर लियू रुयान की तरफ लपकी, हाथ फैलाए। मां, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पापा की बात मत सुनो, मुझे मां सबसे ज्यादा पसंद है। आवाज साफ, स्पष्ट और पूरी ईमानदारी से भरी। मैं पूरी तरह स्तब्ध। जिस बेटी ने कल तक कहा था पापा के साथ रहूंगी तो सब कुछ अच्छा लगेगा, वही बेटी अब लियू रुयान की टांगों से लिपटी, ऊपर मासूम चेहरा किए एक वफादार सिपाही की तरह खड़ी थी। मेरा मुंह खुला रह गया, एक शब्द नहीं निकला। दिल में जैसे इस नन्ही बच्ची ने छुरा घूम दिया। गुस्सा भी आया और हंसी भी। लियू रुयान के चेहरे की बर्फ पिघली, उसकी जगह विजयी मुस्कान आई। उसने झुककर जिनिंग को उठा लिया, गाल चूमा। मेरी प्यारी जिनिंग ही सबसे अच्छी है। उसने जिनिंग को गोद में लिए मुझे ऊपर से नीचे देखा, लहजे में तिरस्कार, उस नाशुक्रे की तरह नहीं। मेरा चेहरा शर्म से जलने लगा। लियू रुयान ने आखिरकार मेरे बाल छोड़े, आवाज में बर्फ बरकरार। बैठे मत रहो, उठो, चलो। मुझे मानो मौत की सजा से रिहाई मिली। पराजित मुर्गे की तरह जमीन से उठा। चलो, यानी मुझे वापस ले जा रही हो? हां, इतनी बड़ी हरकत के बाद बिना सुनवाई के वापसी हो भी नहीं सकती थी। मैं घुटने सहलाते हुए जल्दी जल्दी बोला, रुयान, मैं सामान बांध लूं, तुरंत चलते हैं। रुको, मैं जल्दी बांधता हूं, इतने का पड़े लाया हूं, यूं ही नहीं छोड़ सकते। लियू रुयान ने जिनिंग को गोद में लिए हुए मेरी बात सुनी, जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। सामान क्या बांधना, कोई सामान नहीं बांधना। उसकी नजरों से जैसे छुरा निकला। फिर से सजा चाहिए? सामान नहीं बांधोगे तो आज रात कहां सोएंगे? मैं ठिठक गया, सामान की तरफ बढ़ा, हाथ वही रुक गया। मतलब? मैंने धीरे से पूछा, हम वापस नहीं जा रहे? लियू रुयान ने आंखें घुमाई। वही पुराना अंदाज, 7 हिस्से बेजारी और 3 हिस्से तिरस्कार। वापस नहीं जाना? पता है आज तुम्हारा जन्मदिन है, सफर में ही गुजारना चाहते हो? मेरा दिमाग गूंज गया। जन्मदिन? हां, आज मेरा जन्मदिन है। इस पूरे बवाल में मैं अपना जन्मदिन ही भूल गया। कुछ कह नहीं पाया, डर भी, खुशी भी, सबसे ज्यादा उलझन। मैंने अनजाने में सीधे होकर कहा, समझ गया, आज का मिशन है रानी जी के साथ घूमना। उस दिन हम डियांची झील गए, कुनमिंग शहर घूमे, चावल के नूडल्स और कई एथनिक स्नैक्स खाए। जिनिंग पूरा समय लियू रुयान से चिपकी रही, जैसे जंग जीतकर लौटा जनरल। बीच बीच में मेरी तरफ मुंह चिढ़ाती, आंखों में साफ लिखा था, पापा, तुमसे ना हो पाएगा। मैं कठपुतली की तरह मां बेटी के पीछे चलता रहा। दिल में जैसे हजारों चीजें घुल मिल गई थी। रात को होमस्टे लौटते लौटते जिनिंग थककर सो गई। तकिए से सिर लगाते ही गहरी नींद में चली गई। कमरे में सिर्फ मैं और लियू रुयान रह गए। हवा एकाएक खामोश हो गई। माहौल अजीब सा। लियू रुयान बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठी थी।
दिन वाली सख्ती उतार चुकी थी। हाथ बांधे धीमी पीली रोशनी में मुझे देख रही थी। उसकी नजरों से मैं घबरा गया। खुद ही बोला, वो आज शुक्रिया जन्मदिन मनाने के लिए। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस अचानक पूछा, किनफैन, क्या तुम्हें बहुत गलत समझे जाने का एहसास हो रहा है? मेरा दिल धड़का, मुंह से झूठ निकला, नहीं नहीं। वो ठंडी हंसी हंसी, भरपूर ताने के साथ, नहीं है तो भागे क्यों, मूर्ख कही का। लिन शुओ ने कहा कि तुम्हारी जगह खतरे में है और तुम मान गए। कहा कि तुम सिर्फ विकल्प हो और तुम मान गए। ऊपर से बच्ची को लेकर भाग निकले। उसके सवालों की बौछार से मैं निरुत्तर हो गया। चेहरा कभी लाल कभी सफेद। उसने मेरा चेहरा देखा तो आंखों में हल्की नरमी आई। फिर बोली, अगर मेरी सहेली निंग जुनमिंग फोन करके नहीं बताती कि तुमने उसे अचानक से मेरी बचपन की सहेली के बारे में पूछा, तो मुझे पता भी नहीं चलता। मुझे नहीं पता था कि तुम मूर्ख भी ईर्ष्या करते हो। मैंने गर्दन उठाकर बहस की। वो ईर्ष्या नहीं थी। कोई भी इंसान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने भौं उठाई और मैं जैसे बांध टूटने पर बह निकला, आवाज ऊंची हो गई। लियू रुयान ने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी बेमतलब की हरकत करने वाले बच्चे को देखती हो। उसने सांस छोड़ी, लहजे में थकान थी। किनफैन, क्या तुम भूल गई कि पिछले दिनों तुम्हारे मुंह में छाले थे, दर्द से खाना तक नहीं खा पा रहे थे? मैं ठिठक गया। वे फल विटामिन सी से भरपूर है, मुंह के छालों के लिए फायदेमंद। उसने हर शब्द पर जोर देकर कहा, जैसे किसी बच्चे को पाठ पढ़ा रही हो। मैंने तुम्हें इसीलिए खाने को कहा था। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? धमाका, मेरा दिमाग खाली। तो ऐसी बात है। मेरा मुंह खुला रह गया, एक शब्द नहीं निकला। चेहरा जल रहा था, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। और लियू रुयान रुकने वाली नहीं थी। किस बात से और गलत समझे जाने का एहसास है? उस मरी हुई बचपन की सहेली से। मैं शब्दों में उलझकर चुप रहा। उसने देखा कि मैं चुप हूं तो खुद ही पूरी बात खोली। सच बताती हूं, मैंने फाइनल ईयर में उसे सच में प्रपोज किया था। मेरा दिल फिर डूब गया। उसने उसी दिन हाँ भी कर दी। उसकी आवाज ठंडी और घृणा से भरी हो गई। और फिर उसी रात उसने अपनी घटिया स्पोर्ट्स कार ली, साथ में कोई लड़की बिठाई और सीधे एक्सीडेंट कर बैठी। दोनों की मौके पर मौत हो गई। मैं स्तब्ध रह गया, अविश्वास से उसे देखता रहा। इसलिए जब मैंने कहा कि मैं चाहती हूं कि वो मर जाए, तो तुमने सोचा मैं झूठ बोल रही थी? लियू रुयान के होठों पर कड़वी मुस्कान आई। सुनो, ये मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा वाक्य था। वो मुझे घिनौनी लगती थी। मैंने अभी प्रपोज किया और उसने मुझे ताजा ताजा धोखा दे दिया, फिर खुद को मार डाला और खबरों में आ गई। बताओ, घिन तो आएगी ना? वो जितना बोलती गई उतना गुस्सा बढ़ता गया। इसी बात से घुटन और गुस्से में मैं बार गई थी। और वही तुम मिले। मेरा पूरा शरीर जड़ हो गया। सारा गुस्सा, सारी शिकायत, सब एक बड़े से धोखे में बदल गए। मैं उसकी पहली मोहब्बत का विकल्प नहीं था। मैं तो बस वो बदकिस्मत, नहीं भाग्यशाली आदमी था जो उसे तब मिला जब उसका धोखेबाज प्रेमी खुद मर चुका था। बचपन की सहेली की सच्चाई ने मेरे दिमाग में बम की तरह धमाका किया। मेरी सारी शिकायत और गुस्सा चकनाचूर हो गया। लेकिन मैं फिर भी चुप नहीं रह सका। तो कंपनी, लिन शुओ और उसकी भेजी तस्वीरें। कंपनी। लियू रुयान ने भौं उठाई। मुझे ऐसे देखा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हो। वो कुछ पल रुकी, जैसे सही शब्द ढूंढ रही हो, फिर एक और बड़ा बम फोड़ा। वो कंपनी तुम्हारी है। मेरी? मेरे दिमाग में घंटियां बजी, पूरी तरह सुनना। हां, तुम्हारी। तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट। लियू रुयान का लहजा इतना स्वाभाविक था जैसे कह रही हो कि आज मौसम अच्छा है। तुम करोड़ों फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर हो ना? मैंने सोचा कि तुम हमेशा मेरे घर के नौकर बने नहीं रह सकते। तुम्हें एक मीडिया कंपनी देती हूं। खुद के बॉस बनो, अपना अकाउंट और बड़ा करो। अच्छा नहीं रहेगा? मेरा मुंह खुला रह गया, एक शब्द नहीं निकला।
सिर्फ इसलिए कंपनी गिफ्ट कर दी क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूं। ये वजह बेतुकी और शाही थी, लेकिन इसने मेरे दिल के जमे कोने को पिघला दिया। और लिंशुओ, लियू रुयान ने मेरा चेहरा देखकर बात जारी रखी। वो हुआगो मीडिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। उसकी फील्ड हमारे काम से मिलती है। नई कंपनी अभी शुरू ही हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आता तो उसे सलाहकार बनाकर रखा था, सुझाव देने के लिए। इसीलिए उन दिनों देर रात तक कंपनी में रहना पड़ता था। सब काम ही था। तो वे तस्वीरें? मैं फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। तस्वीरें? लियू रुयान ने ताने भरी हंसी दी। वे सब उसकी चोरी से खींची हुई है, या जानबूझकर एंगल बनाकर खींची है ताकि मैं भी फ्रेम में आ जाऊं। पहले मुझे लगा कि वो बस दिखावा कर रही है। बाद में अंदाज हुआ तो मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। सोचा नहीं था कि उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि ये चीजें लेकर तुम्हारे पास जाकर हमारे बीच जहर घोलेगी। वो रुकी, आंखें ठंडी हो गई। उसने पता नहीं कहां से मेरी उस मरी हुई सहेली की कहानी जानी और जाकर सर्जरी करवा ली। उस चेहरे के सहारे मेरे करीब आना चाहती थी। एक ही रात में रानी बनना चाहती थी। पैसे की भूख पागल कर गई है उसे। अब सारी पहेली जुड़ गई। लिंशुओ की एंट्री, हरे फल, चुपती तस्वीरें और पूरा विकल्प वाला नाटक। सब कुछ उसी एक लड़की की लिखी कहानी थी। ऊपर चढ़ने की घिनौनी साजिश। और मैं ही था जो उसकी कठपुतली बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख। मेरा चेहरा शर्म से जलने लगा, इतना कि जमीन फाड़कर अंदर समा जाऊं। तो तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मेरी आवाज मच्छर से भी हल्की थी। तुम्हारी वो शॉर्ट वीडियो, मूर्ख। लियू रुयान ने आंख घुमाई। क्या समझा, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करती? तुम्हारी हर वीडियो मैं देखती हूं। वीडियो में बांस की बाढ़ और चक्की देखी, इंटरनेट पर सर्च किया और होमस्टे मिल गया। ऐसी बात थी जिसे मैं शानदार पलायन समझ रहा था। वो उसकी नजर में एक बचकाना नाटक था जिसमें मैंने अपनी पूरी लोकेशन खुद उजागर कर दी थी, जिन्हें मैं धोखा और बेवफाई समझ रहा था। वे दरअसल मेरे लिए तैयार किए गए सरप्राइज और प्यार थे। मैं उसे देखता रहा, रात भर जागने से लाल उसकी आंखें, और दिल में कुछ घुल गया। मैं विकल्प नहीं हूं, कभी था ही नहीं। मैं वही हूं जिसे उसने अपने दिल में रखा, जिस पर वो चुपचाप नजर रखती है और जिसके लिए वो बिना हिचक करोड़ों लुटा सकती है। उसने मेरी तरफ देखा, होठों पर चालाक मुस्कान आई, आंखों में खतरनाक चमक। हालांकि लिंशुओ ने मुझे एक चीज जरूर याद दिलाई। क्या? मैंने अनजाने में पूछा। ये कि दुनिया में सच में पागल खाने जैसी अच्छी जगह होती है। मेरा दिमाग गूंज गया। पागल खाना शब्द ने मुझे हिलाकर रख दिया। पैरों से सिर तक ठंडक दौड़ गई। धोखे और अपमान का गुस्सा अचानक डर में बदल गया। मैंने लार निगली, आवाज सूखी थी। कहीं वो बाद में अंदर से निकलकर मुझसे बदला तो नहीं लेगी? जो इंसान सर्जरी करवाकर दूसरे का चेहरा बना सकती है, पूरी कहानी रच सकती है, उसका दिमाग कितना विकृत होगा? लियू रुयान ने मेरी डरपोक शक्ल देखी। होठों पर ठंडी मुस्कान आई, जैसे किसी गवार को देख रही हो। उसे अब अंदर जाकर मजा आएगा। उसने बेहद हल्के अंदाज में कहा। मैंने उसे पागल खाने भिजवा दिया। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। भिजवा दिया? ये हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उसने हाथ बांधे आराम से कहा। उसने खुद सबूत दिए हैं, मैं क्यों न इस्तेमाल करूं? फिर उसने मेरी सन्न शक्ल देखकर धैर्य से समझाया। उसने मेरे करीब आने के लिए मेरी मरी हुई सहेली का चेहरा बनवाया। ये ऑब्सेशन नहीं है। वो सोचती है कि वो तुम्हारी जगह ले सकती है, यहां तक कि मेरी कंपनी भी उसके लिए बनी है। ये भ्रम नहीं है। कुछ चुराई तस्वीरों के दम पर तुम्हारे सामने झूठ बोलकर हमारे बीच तोड़ने की कोशिश की। ये साजिशी दिमाग नहीं है। उसकी हर बात के साथ मेरा दिल और डूबता गया, जिन्हें मैं सिर्फ घटिया हरकतें समझ रहा था। वे उसकी नजर में पागल खाने भेजने के लक्षण बन गए। मैंने बस एक अच्छे डॉक्टर को ये सारी बातें बताईं, जैसी थी वैसी ही। डॉक्टर खुद सबसे सही फैसला करता है। उसका लहजा शांत था,
लेकिन उसमें ऐसी ताकत थी जिसे टाला नहीं जा सकता। और ऊपर से वो अनाथ है, कोई परिवार नहीं जो उसके लिए गवाही दे सके। मेरी पीठ पर ठंडे पसीने आ गए। ये औरत सख्त होकर कितनी सख्त हो सकती है। लियू रुयान ने मेरी स्तब्ध शक्ल देखी। अचानक चालाक मुस्कान के साथ पास आकर पूछा, किनफैन, एक सवाल। क्या तुम्हें पता है कि खुद को पागल नहीं साबित करने का तरीका क्या है? सवाल ने मुझे उलझा दिया। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मैं डॉक्टर के पास जाकर बोलूंगा कि मैं पागल नहीं हूं। लियू रुयान हंस पड़ी। उस हंसी में दया थी। मूर्ख, जितनी देर से तुम डॉक्टर के सामने अपने पागल न होने की दलीलें दोगे, उतना ही डॉक्टर को लगेगा कि तुम सच में पागल हो। फिर फाइल में लिखेगा, मरीज भावुक है, बीमारी स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। वो रुकी, फिर फैसले के लहजे में बोली, और दवा की डोज बढ़ा देगा। मेरी दुनिया जैसे टूट गई। ये तो बिना निकास वाला जाल है। मैंने सामने बैठी इस लोमड़ी जैसी मुस्कुराती औरत को देखा। पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ लाड़ी और नखरे करने वाली पत्नी नहीं है। वो एक ऐसी रानी है जो सब कुछ संभाल सकती है। एक ऐसी सुरक्षा की चादर मेरे चारों तरफ लिपट गई जो मैंने कभी महसूस नहीं की थी। मेरा मुंह खुला। आखिरकार बस इतना निकला, पत्नी जी, तुम सच में कमाल हो। तभी बिस्तर पर सोई नन्ही बच्ची करवट बदलकर बुदबुदाई, मम्मी पापा, बात बंद करो, तुम लोगों ने मुझे जगा दिया। मैं और लियू रुयान एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उसकी आंखों में भी हंसी थी। तनाव भरा माहौल इस नन्ही सी बात से कहीं गायब हो गया। लियू रुयान ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। हम दोनों चुप हो गए। कमरे में सिर्फ बेटी की सांसों की आवाज रह गई। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, उसके मुलायम बालों को चांदी जैसा किए हुए। हम दोनों भी शांत होकर बिस्तर पर लेट गए, जिनिंग हमारे बीच में। मैंने करवट लेकर उन दोनों के चेहरे देखे, दिल भर आया। गलतफ हमी दूर होने के बाद आसमान पहले से भी ज्यादा नीला लग रहा था। अगली सुबह मेरी नींद जिनिंग की हंसी से खुली। वो मेरे ऊपर घोड़ा बनाए बैठी थी। लियू रुयान बिस्तर के पास बैठी हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। आंखों में वो नरमी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। भागने की साजिश अब एक बचकाना मजाक लग रही थी। बाकी की छुट्टियां हमारी सच्ची फैमिली हॉलिडे बन गई। यूलोंग स्नो माउंटेन पर कड़कड़ाती ठंड में मैंने लियू रुयान और जिनिंग को अपने कोट में लपेट लिया। वो पल भर ठिठकी, फिर गाल लाल हो गए, कमर पर चुटकी काटी, बचकाना कहा, लेकिन आंखों की हंसी छुप नहीं पाई। लिजियांग प्राचीन शहर में हमने वहां की पारंपरिक पोशाकें पहनी। जिनिंग तितली की तरह आगे भागती, मैं और लियू रुयान हाथ पकड़े पीछे चलते। वो फूलों की मिठाइयों से मुंह भरे घूमती। जब खा नहीं पाती तो सारा बचा हुआ मेरे मुंह में ठूंस देती। मैं ऊपर से नाकभौं सिकोड़ता, लेकिन दिल से सब खा जाता। इन दिनों मेरा कैमरा रुका नहीं। लेंस में अब अकेले बाप बेटी की उदास तस्वीर नहीं थी, बल्कि हम तीनों के चिपके हुए मुस्कुराते चेहरे थे। होमस्टे लौटने पर मैंने ये सब जोड़कर नई वीडियो बनाई। बैकग्राउंड में सबसे मीठी धुन लगाई। शुरुआत में पहाड़ पर मेरी आई लव यू की चीख, अंत में प्राचीन शहर की शाम में हमारी तिकड़ी की परछाइयां। एडिट करने के बाद मुस्कुराते हुए टाइटल दिया। पकड़ में आ गए, पत्नी जी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। अपलोड करते ही मैं सोच सकता था कि कमेंट में क्या बवाल होगा, और हुआ भी वही। आधे घंटे में ही पूरा अकाउंट गूंज गया। अरे ये ट्विस्ट! मैं तो घुटनों पर गिर गया। ऊपर वाली वीडियो में भाग रहे थे, इस वाली में सरेंडर। मुझे लगा भाई फैन ताकतवर बन गए, लेकिन ये तो बस जगह बदलकर प्यार लुटाने लगे। ये रही प्यार की जीत। और हां, मैडम लियू की नजरें भाई फैन पर जैसे रुक गई थी। कितना प्यार भरा था। मिस्ट्री सॉल्व। ये विकल्प वाली कहानी नहीं, सच्चा प्यार है। रातों रात मेरे फॉलोअर्स 1 करोड़ से बढ़कर काफी ऊपर पहुंच गए। कमेंट में भरी हां और कितना प्यारा देखकर मेरे दिल से बची खुची कड़वाहट पूरी तरह गायब हो गई। मैं सिर उठाकर जीने लायक हो गया। छुट्टियां खत्म हुई,
हम तीनों जियांग प्रांत लौटने के लिए प्लेन में बैठे। आते समय मैं टूट चुका था, लौटते समय बाया हाथ जिनिंग का, दाया हाथ लियू रुयान का। दिल खुशी से भरा हुआ। प्लेन उतरा। लियू रुयान हमें घर नहीं ले गई, बल्कि ड्राइवर को एक नई इमारत का रास्ता बताया। गाड़ी से उतरकर उसने ठुड्डी से इशारा किया। आंखों में गर्व था। मैं उसके पीछे लॉबी में गया। रिसेप्शन के पीछे दीवार पर सुनहरे अक्षरों में कंपनी का नाम लिखा था, वही नाम जो लिन शुओ की भेजी तस्वीरों में देखकर मेरा दिल टूट गया था। आज से ये तुम्हारी है। लियू रुयान ने एक एक्सेस कार्ड मेरी हथेली पर रखा। लहजा सादा, लेकिन दिल में बड़ा पत्थर गिरा। वो मुझे सबसे बड़े ऑफिस तक ले गई। दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी, जिस पर 2 अक्षर खुदे थे, बॉस्किन। उन अक्षरों को देखकर मुझे लगा जैसे सपना देख रहा हूं। बीवी के पैसों पर चलने वाले घर जमाई से एक कंपनी के मालिक बॉस्किन तक। ये बदलाव बहुत तेज था, बहुत सपने जैसा। मैंने दरवाजा खोला। ऑफिस बहुत बड़ा और रोशनी से भरा था। सामने की बड़ी खिड़की से जियांग प्रांत का सबसे खूबसूरत नजारा दिखता था। लियू रुयान ने पीछे से मुझे गले लगा लिया, ठुड्डी मेरे कंधे पर रखी। बॉस्किन, उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया। आवाज में वही जानी पहचानी शरारत थी। अब आपके नीचे तो ढेर सारी सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी, संभाल के रहना। ऑफिस के दरवाजे पर बॉस्किन की नेम प्लेट देखकर मेरे पांव जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे थे। लियू रुयान का ये जन्मदिन का गिफ्ट बहुत भारी था। दरवाजा खोला तो पहली बार समझ आया कि रंग बिरंगी दुनिया किसे कहते हैं। पूरे ऑफिस में हर तरफ जवान और खूबसूरत चेहरे, लंबी टांगे, पतली कमर, कोई बोल्ड, कोई मासूम। कई सारी महिला इन्फ्लुएंसर अपने अपने काम में लगी थी। कोई कैमरे के सामने मीठी मुस्कान बिखेर रही थी, कोई नए ट्रेंड पर चर्चा कर रही थी। बीवी के सहारे चलने वाले घर जमाई की अचानक से इन सब का बॉस बन गया। सौभाग्य से मुझमें, और कुछ हो या न हो, लोगों से घुलने मिलने की अच्छी आदत है। ऊपर से करोड़ों फॉलोअर्स वाला अकाउंट तो है ही। कुछ ही दिनों में कंपनी की लड़कियों से मेरी अच्छी बन गई। भाई फैन, मेरे इस वीडियो का स्क्रिप्ट देख लो ना, कुछ कमी लग रही है। बॉस्किन, आज मेरी लाइव स्ट्रीम की व्यूअरशिप कम है, बताओ ना क्या स्टाइल बदलूं? मैं सबकी मदद करता, कंटेंट पर बातें करता, चुटकुले सुनाता, अपना इन्फ्लुएंसर अनुभव बांटता। जल्द ही कंपनी में बॉस्किन की जगह भाई फैन ने ले ली। मैं इसी भी ढबाड़ वाले सम्मान का मजा ले रहा था कि एक जानी पहचानी शक्ल भूत की तरह मेरे ऑफिस के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। वाह बॉस्किन, बड़े रौब में हो। निंग जुनमिंग हाथ बांधे दरवाजे के सहारे खड़ी थी, चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान। मेरा दिल धड़का। तुम यहां कैसे? वो ऊंची एडी के सैंडल में आती हुई मेरे ऑफिस के सोफे पर बैठ गई। मैडम लियू ने भेजा है, बोली। इसे अकेला छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए मुझे असिस्टेंट और सेक्रेटरी बना दिया। वो रुकी, आंख मारी, आवाज धीमी की। सीधे शब्दों में निगरानी करने आई हूं। समझ गया, बखूबी समझ गया। उसी दिन से मेरे अच्छे दिन खत्म। निंग जुनमिंग मेरे साथ 24 घंटे का कैमरा बनकर चिपक गई। मैंने नई ज्वाइन हुई किसी लड़की से 2 मिनट ज्यादा बात कर ली। 5 मिनट में लियू रुयान का वीचैट आ गया। नई कर्मचारी का काम इतना शानदार है कि बॉस को खुद इतनी देर गाइड करना पड़ रहा है। मीटिंग में मेरी नजर एक छोटी स्कर्ट वाली लड़की की टांगों पर आधे सेकंड को गई। शाम को घर पहुंचते ही कीबोर्ड लिविंग रूम के बीच रखा मिला। पत्नी जी, गलती हो गई। वो बस यूं ही ध्यान भटक गया। मैं आदतन उस पर घुटनों के बल बैठ गया। पोज बिल्कुल सही। लियू रुयान ने जिनिंग को गोद में लिए ऊपर से मुझे देखा। ध्यान भटका? तो बताओ उसकी स्कर्ट का रंग क्या था? मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। जिनिंग पास में ताली बजा रही थी। पापा फिर कीबोर्ड पर बैठे, मम्मी सबसे अच्छी। मैं रोना चाहता था। एक शाम मैंने अभी अभी काम खत्म किया था। ऑफिस का दरवाजा खुला। जिनिंग गोले की तरह लुढ़कती हुई अंदर आई और मेरी टांगों से लिपट गई। पापा, मैं हंसकर उसे उठा लिया। पीछे लियू रुयान थी।
हाथ में उसकी पसंदीदा दुकान का केक। आज उसने फिटेड ड्रेस पहनी थी, बाल खुले। उसके आते ही पूरे ऑफिस की रोशनी बढ़ गई। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि निंग जुनमिंग बाहर से अंदर आई, चेहरे पर अब मजा आएगा वाली मुस्कान। रुयान, आ गई तू। अब जरा अपने किन फैन को संभाल। वो लियू रुयान के पास आई, जानबूझकर ऊंची आवाज में बोली। मेरा दिल बैठने लगा। उसने ड्रामे के अंदाज में शिकायत शुरू की। आज उसने कई बार घूर कर देखा। हाँ, वही नई ज्वाइन हुई डांसर, ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली। मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे सिर की खाल फट गई। झूठ बोल रही है। मैंने तुरंत बहस की। मैंने नहीं देखा। लियू रुयान की आंखें सिकुड़ गई। उसने केक रखा और मेरी तरफ बढ़ी। अच्छा। अगले ही पल मेरा कान एक नरम लेकिन फौलादी पकड़ में आ गया। आई, दर्द हो रहा है। पत्नी जी, वो झूठ बोल रही है, सच में नहीं देखा। मैं जिनिंग को गोद में उठाए भागते हुए माफी मांग रहा था। लियू रुयान ने थोड़ा और जोर लगाया, लेकिन होठों से हंसी नहीं रुक पाई। तो ठीक है। उसने कान छोड़ा, आंख घुमाई। चलो घर चलकर खाना खाते हैं। मुझे मानो सजा से रिहाई मिली। जिनिंग को गोद में उठाए मैं लियू रुयान के पीछे पीछे चल पड़ा। पीछे निंग जुनमिंग हंसी रोकते हुए मुझे चिढ़ा रही थी। ऐसे ही हंसी ठिठोली में हम तीनों ऑफिस से बाहर निकले।